चले बोलिए कहाँ तक। बार बॉडी आइए, बार बॉडी। बार एक साइंटिस्ट का नाम है, चल रहा है। बार जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। चलिए समझा जाए। इससे पहले किसी का कोई डाउट्स है? क्लियर है? थैंक यू। तो हम आपको पिछले दिनों में ये बता रहे थे कि जीन का यानी सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है। तो मैं 1 मिनट में थोड़ा दोहरा दूं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो आपने मुझे सिखाया कि जीन का डिटरमिनेशन 2 तरीके से होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम की वजह से और दूसरा एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। तो आपने जीन की वजह से कुल 5 तरीके से बताया, एक्स 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 वाई की वजह से, एक्स 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 ओ की वजह से, जेड डब्ल्यू 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 से, जेड ओ और डब्ल्यू डब्ल्यू से, और हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन से, जो हमने स्पेशली हनीबी के लिए दिखाया। अभी कोई डाउट नहीं है? अगली बात हम लोग कर रहे थे वातावरण की वजह से। तो वातावरण में आपने देखा पहले हार्मोन की वजह से, देखा कि नहीं। दूसरा आपने लिया जिसमें आपने देखा टेम्परेचर अपना इफेक्ट दिखा रहा था, सही है। और तीसरा आपने लिया था फ्री मार्टिन, क्लियर है कि नहीं, जिसमें आपने देखा जुड़वा हो रहा है तो उसमें कैसे होगा। अगर डाउट है तो बोलिए, बता दें। अब हम बार बॉडी पे आ चुके हैं। बी ए डबल आर है, देखिए एक आर छूट गया लिखना, बना लीजिए बी ए डबल आर, बी ए डबल आर, बार बॉडी। ये क्या होता है तो पहले आप लिख लीजिए तब मैं समझाता हूं। लिखिए, फीमेल सेक्स में, फीमेल सेक्स में एक्स एक्स प्रकार के 2 गुणसूत्र होने से एक्स एक्स प्रकार के 2 गुणसूत्र होने से तथा मेल में केवल एक्स गुणसूत्र होने से यह प्रश्न उत्पन्न हो गया। अनुज, अनुज, यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि नर मादा के यानी कि मेल और फीमेल के जोड़ों का संतुलन जोड़ों का संतुलन किस प्रकार होता है। किस प्रकार कैनेडियन वैज्ञानिक बार ने कैनेडियन वैज्ञानिक बार ने यह पाया कि स्त्रियों की मुख गुहा, स्त्रियों की मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, मुख गुहा की एपिथेलियम में तथा बालों की जड़ों में बालों की
वह मादा बिल्लियों की नर्व सेल्स में मादा बिल्लियों की नर्व सेल्स में, ठीक है, अत्यधिक संघनित एक संरचना होती है हो गया। इसका व्यास लगभग 1 माइक्रोमीटर होता है। वन माइक्रोमीटर होता है और न्यूक्लियस के आवरण से सटी होती है। हो गया। इसे फ्यूल्जन FUELGEN फ्यूल्जन नामक स्टेन से, स्टेन जानते हैं ना, रंग, नामक स्टेन से रंगा जा सकता है। हो गया। इसी का नाम उन्होंने बार बॉडी रखा, यानी बार नाम के वैज्ञानिक खोजे हैं तो अपने नाम पे रहती है। इसी को बार बॉडी कहा जाता है। हो गया। अब जो बताने जा रहा हूं ये तो एक सामान्य बात थी, अभी मैं दोहरा देता हूं, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो बहुत खास बात है। वो क्या कि बार साहब ने जब फीमेल के जो क्रोमोसोम XX हैं उनको जब अध्ययन किया तो पाया कि XX जरूर होती है, लेकिन उसमें से एक ही एक्टिव होती है और एक इनएक्टिव रहती है। समझ आया? इसका मतलब कि जो एक्टिव है केवल वही अपनी भूमिका निभाएगी। जैसे पुरुष में XY है तो Y इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। Y का जो काम है वो केवल लिंग का निर्धारण है, तो उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो उसमें भी एक्टिव केवल X है और इसमें XX है, तो एक इनएक्टिव है एक एक्टिव है, अतः यह भी अब संतुलन में काम कर रहा है। अब समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा है? तो लिख लो, पैरा चेंज करके लिखो। अध्ययनों से ये पता चला कि फीमेल में XX में XX में केवल एक ही यक्ष सक्रिय होता है। आया? और दूसरा इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव, हाँ, यही बार बॉडी के रूप में यही जो निष्क्रिय है यही बार बॉडी के रूप में रहता है। हो गया। और इसी निष्क्रिय को हम इसी निष्क्रिय को हम सेक्स क्रोमैटिन
ही कहते हैं। हो गया। इसलिए किसी भी फीमेल सेक्स में यानी फीमेल में जो मारवाड़ी की संख्या होगी बोलो वो x से कम होगी यानी x-1, राइट है। इसलिए इसकी संख्या x-1 होती है। आ गया। समझ आ गई। अब कोई दिक्कत? तो अब जान गए बार बॉडी क्या होती है कि अभी कोई प्रॉब्लम है? चलो अब इसको फिर से समझ लो। अब यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा हूं। आप सभी बच्चे जानते हो कि मेल और फीमेल जितने भी यूनिसेक्सुअल एनिमल हैं, है ना, उन यूनिसेक्सुअल एनिमल में मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं और जब उनमें सेक्सुअल रिलेशन बनता है तभी जाकर के एक संतान की प्राप्ति होती है और वो संतान मेल होगा या फीमेल होगी बोलो ये तय क्रोमोसोम करता है। बताओ उसे आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हो। बोलो अब प्रॉब्लम है? ये मैंने कुछ नई बात नहीं बताई, ये वही बात थी जो आप पहले से जान रहे थे। ठीक बात है। दूसरी बात है, जब भी हम मेल को डिनोट करते हैं तो बोलो XY से और फीमेल को XX से। अब अगर देखा जाए तो ये जो Y है ये सेक्स क्रोमोसोम है, अतः मेल में केवल एक X है और फीमेल में 2 X है। तो आखिर ये संतुलन कैसे बनेगा? तो ये बात का जानकारी किसी को नहीं था। ये सबसे पहले क्वेश्चन उठाया कैनेडियन साइंटिस्ट बार ने। तब उसने सबसे पहले माउथ यानी बक्कल कैविटी में उसकी सेल के अंतर्गत और बाल की सेल के अंतर्गत देखा कि इनमें न्यूक्लियस के पास एक रचना होती है और उस रचना को अगर हम फ्यूएल्जेन स्टेन से अगर कलर करें तो वह इस कलर को पकड़ लेती है। इसी रचना को उन्होंने बार नाम दिया कि ये बार बॉडी है। फिर जब अध्ययन को और बढ़ाया तो क्या देखा कि फीमेल में जो XX होती है उसमें से केवल एक ही यक्स एक्टिव होती है और जो दूसरी वाली यक्स है वह इनएक्टिव रहती है। और इसी इनएक्टिव जो क्रोमोसोम है यही इनएक्टिव का बदला हुआ रूप यहाँ न्यूक्लियस के पास पाई जा रही है, जिसे हम लोग फ्यूएल्जेन से स्टेन कर रहे हैं तो कलर पकड़ रही है, जिसका नाम रखा गया बार बॉडी। आया समझ में? यानी उसी इनएक्टिव का वो बदला रूप है क्योंकि इसमें से एक ही एक्टिव है। तो अब बताओ जब इसमें भी एक एक्टिव है और इसमें भी एक एक्टिव है तो अब संतुलन स्थापित हो गया और यही बदला हुआ रूप कहलाता है बार बॉडी। अतः इसका मतलब ये सब में होती है और इसकी संख्या बताओ इससे एक कम होगी तो यही मैंने कहा कि इसकी संख्या एक कम। तो यही है बार बॉडी और इस पर शॉर्ट नोट है। अब मुझे समझा दीजिए कहाँ दिक्कत आ रही है। क्लियर हो गया? आप ठीक हैं? ठीक। अब कोई डाउट है तो पुनः पूछ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है म्यूटेशन।
म्यूटेशन, हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। ओके, अब तक आपने ये जाना कि किसी भी जीव में अगर कोई कैरेक्टर यानी लक्षण परिवर्तित होता है तो उसके परिवर्तित होने के पीछे क्रोमोसोम्स जिम्मेदार है। जब तक ये क्रोमोसोम्स संख्या में न तो बदल जाए, न तो क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए, है ना, तब तक उसमें एक नए लक्षण की कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। सही है। परंतु ये देखा गया कि जब जीव कहीं भी रह रहा है तो न वातावरण, तब वहां रहने वाले जीव में अचानक हुए परिवर्तन को रीड किया गया। कैसा? अचानक, मतलब जैसे आप बैठे हो, अचानक आपके शरीर में कोई ना कोई बदलाव हो गया, यानी आपके बाल का कलर बदल गया, पानी पी लीजिए जा, या फिर शरीर के अंगों की संख्या में वृद्धि या कमी हो गई, या कोई भी रीजन से हो गया, है ना। तो जब किसी भी जीव में अचानक परिवर्तन होगा, तो अचानक परिवर्तन ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने कहा कि यह परिवर्तन बिना क्रोमोसोम में हुए नहीं होगा। तो जब उसके क्रोमोसोम में अचानक परिवर्तन हो जाता है, मतलब इसका कोई कारण नहीं है अचानक होने का, अचानक हो गया, तब इस परिवर्तन को ह्यूगो डिवरीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डेवरीज, उन्होंने इस हुए अचानक परिवर्तन का नाम रख दिया म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन। आगे समझ में? इसका मतलब कि किसी भी जीवधारी के जीन्स में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है तो उस हुए परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? लिख लीजिए, किसी भी जीव के किसी भी जीव के गुणसूत्र में अथवा जीन्स में अथवा जीन्स में अचानक परिवर्तन होता है, लिखे बेटा, तो इस हुए अचानक परिवर्तन को इस हुए अचानक, बोली क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन कहते हैं। समझ आई? कोई प्रॉब्लम? अब लिखिए म्यूटेशन के प्रकार। समझ आ रहा है? लिखिए, म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। आप देखेंगे तो परिभाषा में ही मैंने उसका हिंट दिया है। क्रोमोसोम में अगर परिवर्तन हुआ तो बताओ क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया, और अगर जीन में हुआ तो जीन म्यूटेशन। तो लिख लीजिए, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, हुआ बेटा। और दूसरा
जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन यानी कि जीन म्यूटेशन। समझ आ रही है? तो अब हम लोग कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन दो प्रकार का है। एक को हम लोग बोल रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरे को बोल रहे हैं जीन म्यूटेशन। एक बात है, यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा जीन उत्परिवर्तन। चले बेटा, अब एक एक करके लीजिए। अब बोलिए गुणसूत्र उत्परिवर्तन का क्या मतलब है? अब आप लोग को पिछले दिन याद होगा कि मैंने बताया था ऑटोसोमल क्रोमोसोम का क्या मतलब है। जब क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं, बोलो उनकी लंबाइयां इक्वल हैं तो ऑटोसोमल है, और अगर भिन्न भिन्न है तब तो वो नहीं ना है। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम का जो हम अध्ययन करते हैं वो उसकी संरचना और संख्या के आधार पे करते हैं। तो अगर गुणसूत्र की संरचना बदल जाए या उसके संरचना की लंबाई बदल जाए, यानी संरचना का पार्ट वही हो गया, लंबाई बदल जाए, या गुणसूत्र की संख्या बदल जाए। जैसे आपको पिछले दिन दिखा रहे थे कि गुणसूत्र अगर हम मनुष्य में 46 है, अब 46 की जगह किसी को 47 हो जाए या किसी को 45 हो जाए, तो अब वह एक नॉर्मल इंसान नहीं ना होगा। अब उसमें कोई ना कोई विरूपकता आ जाएगी, यानी विकृति आ जाएगी। जैसे समाज में आप जो देख रहे हैं ट्रांसजेंडर, जो न नर है न मादा है, उन्हें आप हिजड़ा बोलते हैं ना, यानी उन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो उनके शरीर में ऐसा क्या हो गया कि उनका शरीर ट्रांसजेंडर कहला रहा है, अर्थात वह न बाप बन सकता है न मां बन सकती है। इसका मतलब कि बॉडी में जो उसका सेक्स क्रोमोसोम है उसी में डिसऑर्डर आया है। या तो उसका मेल यानी पुरुष बनने की ओर जा रहा था तो पुरुष भी पूर्ण नहीं बन पाया, और अगर स्त्री बनने की ओर जा रहा था तो स्त्री भी पूर्ण नहीं बन पाया। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा डिटेल में, लेकिन पहले मैं इसको समझाना चाहता हूं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या हो सकता है। तो अगर क्रोमोसोम की लंबाई बदल जाती है या उसकी संख्या में परिवर्तन आ जाता है, तो इसके कारण अगर कोई लक्षण अचानक अपीयर होता है तो वो कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। समझ आई आपको? दे दीजिए। यदि गुणसूत्र की संरचना अथवा संख्या में अचानक परिवर्तन से कोई परिवर्तन आता है, कोई परिवर्तन आता है, ठीक है ना, तो इस परिवर्तन को गुणसूत्रीय परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्रीय, हाँ। अब इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें भी दो कैटेगरी बन रही है। बोलो अभी हमने एक संरचना को आधार बनाया और एक संख्या को, तो बोलो इसे पुनः बांट सकते हैं ना, अतः इन्हें पुनः दो प्रकार में बांटा जा सकता है। बोलिए कौन से दो प्रकार में? एक संरचना वाले आधार पे और एक संख्या के आधार पे। तो लीजिए पहला, गुणसूत्रों में
आकारकीय रूपांतरण। आकारकीय रूपांतरण मतलब संरचनात्मक रूपांतरण। और बोलिए दूसरी संख्या के आधार पर, यानी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। आ रही है बेटा? यानी अब हम इसको पुनः दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। समझ आ रहा है कैसे? एक हमने आधार बनाया संरचना के आधार पर, यानी संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन बिकॉज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। बोलिए जी, आ रहे हैं? और दूसरा बोलिए संख्या परिवर्तन, संख्या के कारण परिवर्तन, अर्थात म्यूटेशन ड्यू टू नंबर मॉडिफिकेशन, है ना? तो लिख सकते हैं ना, म्यूटेशन ड्यू टू नंबर मॉडिफिकेशन। डाल ली थी हेडिंग। राइट, चलिए चलें। तो अब पहला लीजिए। पहला आपने लिखा है, हाँ, संरचनात्मक रूपांतरण के कारण गुणसूत्र, है ना? तो लीजिए, आकारकीय रूपांतरण भी दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का हो सकता है। पहला अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण, और दूसरा ये अंतः है, समझ रहे हैं, है ना? अंतः। और दूसरा अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण। आया? यानी मैं क्या बोले जा रहा हूं, पकड़िए। मैं कह रहा हूं कि ये भी दो प्रकार का हो सकता है। ठीक बात है? कौन से दो प्रकार का? तो एक मैंने कहा इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, और दूसरा इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। ठीक है? इसे बोला हूं अंतः और इसे बोल रहा हूं अंतरा। आया? तो एक एक करके लेना पड़ेगा। पहला एक इंट्रा है, एक इंटर है। पहला इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। अब इंट्रा का क्या मतलब होता है बेटा, थोड़ा समझिए।
अब इंट्रा का मतलब है कि आप जानते हो ना कि हर जीव की जाति में उसके क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। अब उसमें मान लो जैसे मनुष्य का केस ले लो, तो तुम्हारे में 46 गुणसूत्र है। अब 46 में से किसी एक गुणसूत्र में कोई चेंजिंग आ जाए, समझ आया? माने और सब में नहीं, केवल एक में। तो ये क्या हो सकता है चेंजिंग आने पर? दो बातें हो सकती हैं, या तो संख्या बढ़ जाए या तो घट जाए। तो घट गई तो विलोपन हो गया, मतलब गायब नहीं हो गया, और बढ़ गई तो उसमें ऐड हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे जीव के क्रोमोसोम्स में केवल एक गुणसूत्र में आकारिकीय परिवर्तन हो जाए, मतलब उसके केवल एक गुणसूत्र में आकार बदल जाए और किसी में नहीं होगा, तो वो कौन सा मैटर होगा? इंट्रा। क्लियर हो गया? यदि, लिख लीजिए, यदि केवल एक गुणसूत्र में परिवर्तन हो, एक गुणसूत्र में परिवर्तन हो, तो इस परिवर्तन को इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन कहते हैं। हो गया? अब इसमें भी दो बातें होंगी, जैसा मैंने अभी कह रहा था। क्या दो बातें हो सकती हैं? अब देखिए एक एक करके बढ़ रहा है बात। इसमें दो बातें क्या हो सकती हैं? या तो उसमें डिलेशन हो जाए, मतलब एकाक तो विलोपित हो जाए, है कि नहीं? लिख लीजिए, इसमें भी दो प्रकार हो सकता है ना? पहला विलोपन यानी कि डिलेशन, और दूसरा प्रतिलोमन। प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन। यानी इसमें भी दो बात हो सकती है, डिलेशन या इन्वर्जन। बहुत आसान है, घबरा ही नहीं। क्लियर हो गया? तो अब एक एक करके लीजिए। डिलेशन, अब देख लीजिए यहां से आपकी गाड़ी चली हुई, दिख रहा है ना? अब डिलेशन, अब इसमें क्या होगा भाई? अब बहुत ही आसान है। डिलीट कैसे होता है? आप मोबाइल में कोई चीज डिलीट करते हो ना, तो जहां जितना रहता है उसमें से पहले किसी एक को सेलेक्ट करते हो और फिर उसे डिलीट मार देते हो। तो अब उसकी संख्या बढ़ गई कि घट गई? अब यहाँ क्या हुआ कि कोई क्रोमोसोम है, अचानक वो टूट गया और टूटा हुआ भाग लुप्त हो गया, तो हो गया डिलेशन की नहीं? है समझ में? लिख दो। जब किसी गुणसूत्र का एक खंड किसी गुणसूत्र का टूटकर गायब हो जाए, टूट कर क्या हो जाए? हाँ, विलुप्त हो गया, तो इसी घटना को विलोपन कहते हैं, यानी डिलेशन कहते हैं। अब समझ में आया? इसी घटना को डिलेशन कहते हैं। समझ आ गई कि प्रॉब्लम होगी? अब अगर इसको भी थोड़ा और क्लोज देखना चाहो,
तो तुम लोगों को सेल डिवीजन 9th में या 10th में पढ़ाया गया होगा, तो पढ़े होंगे कि जो जननिक कोशा होती है वो मियोसिस करती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन। और वो अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। और अगर वो और भी याद हो तो पता होगा कि ये 2 घटना में कंप्लीट होती है। एक को कहते हैं फर्स्ट मियोसिस और दूसरे को कहते हैं सेकेंड मियोसिस। तो फर्स्ट मियोसिस के कुल 4 चरण होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। नहीं पढ़े हो सब? याद नहीं होगा, मतलब पढ़े तो हो गए, क्योंकि बिना पढ़े तो 9-10 आए नहीं हो, मतलब याद नहीं। तो जब याद नहीं तो सुन लो केवल। और अभी 11 में पढ़ाएंगे तो उसमें बैठ के पढ़ लेना, चाहे वीडियो से देख लेना। तो उसमें जो प्रोफेज है वो 5 चरण में संपन्न होता है। प्रोफेज की अवस्था, प्रोफेज की जो अवस्था है वो 5 चरण में संपन्न होती है, समझे? तो उस प्रोफेज में एक स्टेज पाइकेटिन आती है, जहां क्रोमोसोम सेपरेट होकर के एक दूसरे के साइट पे जाकर पेयर फॉर्म करता है। वही अवस्था होती है जब क्रोमोसोम लंबाई में टूट सकता है या गायब हो सकता है। समझ आ गई? जैसे हम एक उदाहरण मनुष्य का दे रहे हैं, जैसे लिख लो, जैसे देखो, हम मनुष्य में तुम जानते हो ना 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो कभी कभी ये घटना कुछ इंसान में हो जाती है। कैसे? कि उसमें जो उसकी 5वीं जोड़ी है, कौन सी? 5th क्रोमोसोम है। कितनी टोटल? 23। तो उसमें जो 5th में अगर उसके ए है और टूट के गायब हो गई है, ठीक है, तो ये गायब हो जाने से अब जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा जब रोता है तो दूर से लोगों को लगता है कि बिल्ली रो रही है। बिल्ली रोते हुए सुना होगा और देखा होगा गांव में, घरों में बिल्ली रो रही हो तो हमारे घरों में लोग कहते हैं अपशगुन का संकेत मानते हैं। तो देखे होंगे लोग उसको गाली देके, डंडा लेके खोजते हैं कहाँ है, मार के भगा देते हैं। सुने हैं ना ऐसा? क्योंकि भाई आप भी तो इसी समाज के हिस्से हो और सबका जड़ घर गांव से ही है और सब लोग सगुन असगुन शब्द से भी वाकिफ हैं, क्योंकि ये प्राय होता रहता है। कुछ अच्छा हो तो कहते हैं दाहिनी आंख फड़क रही है, कुछ बुरा हो तो कहते हैं बाई आंख फड़क रही है, ऐसे मतलब लोग कहते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है नहीं है, हमारा वो विषय नहीं। इसी तरह से अगर बिल्ली रो रही है तो लोग क्या कहते हैं? कुछ अपशगुन है। कौवा काव काव कर रहा हो छत पे तो लोग कहते हैं कोई मेहमान आने वाला है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन विच बेस दे थिंक दैट इट विल बी बेटर और नॉट बेटर। तो ऐसा है, बट हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन हमें ये बात कहना है कि अगर किसी इंसान में 5वां जो पेयर गुणसूत्र है, अगर वो गुणसूत्र का एक हिस्सा टूट के विलुप्त हो जाता है, यानी डिलेशन हो जाता है, तो जो बच्चा पैदा होता है अगर वो रोता है तो उसके रोने की आवाज बिल्ली जैसी होती है। तो ये जो चीज है, इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्राइडू चैट। समझ रहे हैं ना? यानी उन्होंने इस घटना को सबसे पहले अध्ययन के करके देखा था। इसीलिए इस परेशानी को या बीमारी को, अब इसको एक रोग ही ना कहेंगे, इसे क्राइडू चैट सिंड्रोम कहते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में आता है क्राइडू चैट सिंड्रोम पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो अब आपको ये उदाहरण भी तो मिल गया ना। व्हाट इज द क्राइडू चैट सिंड्रोम? यानी जब किसी इंसान के शरीर में 5वीं जो क्रोमोसोम है, अगर उसकी कोई एक भुजा टूट के डिलेट हो जाती है, यानी डिलेशन हो जाता है, तो उसके रोने पर बिल्ली के रोने जैसी आवाज आती। अब समझ आ गई? यानी लगेगा बिल्ली रो रही है, इंसान का बच्चा नहीं रो रहा है।
तो इसी को हम कहते हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम। एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए। मनुष्य के 5वें गुणसूत्र की अगर छोटी भुजा में डिलेशन हो जाए, डिलेशन हो जाए, हो गया, तो बच्चे के रोने की आवाज बिल्ली के रोने जैसी लगती है। आ जाओ बेटा, बिल्ली के रोने जैसी लगती है। समझ गए? इसी घटना को क्राइडू-चैट सिंड्रोम कहते हैं।